नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर को नई हवाई सुविधा मिली है, जिसमें इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच नियमित हेलीकॉप्टर उड़ान शुरू की गई है। इस नई सेवा के तहत मालवा, निमाड़ के प्रमुख शहरों और क्षेत्रों जैसे मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच आदि शामिल है। पहले चरण में ये उड़ान सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी, जिसमें किराया सबसे कम 5,000 रुपए और सबसे ज्यादा 6,500 रुपए निर्धारित किया गया है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। मनेन्द्रगढ़ में 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर दिवस सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें एमसीबी जिले की उन अनमोल धरोहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया। जिले में कई पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे जनकपुर, भरतपुर, सीतामढ़ी, हरचौका और घाघरा का 13वीं शताब्दी का मंदिर, जो बिना सीमेंट या मिट्टी के सिर्फ पत्थरों पर टिका है और धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फॉसिल पार्क, रॉक पेंटिंग गुफाएं, धवलपुर की घड़ी और चिपचिपी के मंदिर जैसे स्थल भी जिले की विरासत का हिस्सा हैं, जिन्हें संरक्षित करने और विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास जारी है। वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक छत्तीसगढ़ की कोई भी धरोहर यूनेस्को में रजिस्टर्ड नहीं हो सकी है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के समय गोंडवाना मरीन फोर्स को विकसित करने का प्रयास हुआ था। डॉक्टर विनोद कुमार पांडे ने कहा कि राज्य के सिरपुर और कांकेर घाटी जैसे स्थल टेंटेटिव लिस्ट में हैं और एमसीबी जिले के महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार और जागरूकता के माध्यम से लोगों को अपनी विरासत के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन बढ़े और इन धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। और इस उद्देश्य के लिए स्कूलों में भी विशेष सप्ताह मनाने का आयोजन किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक एक भी स्थल विश्व यूनिसेफ की धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन प्रयास कर रही है। और सिरपुर जो क्षेत्र है विरासत स्थल है पुरातात्विक, और दूसरा कांकेर घाटी, ये टेंटेटिव लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया है और विश्वास है कि जल्द ही ये सम्मिलित कर लिया जाएगा। साथ ही जब ज़िले की बात आप कर रहे हैं तो ज़िले में फॉसिल्स पार्क है, रॉक पेंटिंग्स हैं, भरतपुर ज़िले के शैलाश्रय हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं। उसके अलावा धवलपुर की गढ़ी, उसके अतिरिक्त छिपछिपी के जो हमको मंदिर प्राप्त हुआ है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो निश्चित ही विरासत स्थल के रूप में सम्मिलित किए जा रहे हैं राज्य में। और जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं प्रयास कर रहे हैं कि इसको सम्मिलित किया जाए और लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अब तक किसी भी सांस्कृतिक या पुरातात्विक धरोहर जो है उसको यूनेस्को में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया जा सका था। हालांकि इस पर बघेल जी के समय में कार्यकाल में काफ़ी कुछ काम हुआ, और दूसरी भाषा में कहें हम तो बघेल जी के इसी भावना को हम लोगों ने मनेन्द्रगढ़ में उठाने की कोशिश की। और आज जो आपके पास गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स कहलाता है, वो उसी की उपलब्धि है कि जब उनके तक हमने बात पहुंचाई तो हमने कहा ये 28 करोड़ साल पुराना धरोहर है आपके पास में, लेकिन इस पर कोई विकास का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय धरोहर आपके पास है। और यदि इसे डेवलप किया जाए, इसे विकसित किया जाए, तो ये यूनेस्को में शामिल हो सकता है। उन्होंने इस बात को महसूस किया और इसको आगे बढ़ाने का काम किया, जो आज पूरे देश के स्तर पर चर्चित हो रहा है। जैसे राम वनगमन का मार्ग रहा है ये पूरा एमसीबी जिला, हम शुरू करते हैं यदि तो जब सतना की ओर से चले हैं भगवान राम, तो हम सबसे पहले देखते हैं सीतामढ़ी हरचौका में भगवान राम का भव्य मंदिर और गुफाओं के भीतर में उनका आवास, जो प्रमाणित करता है, जो अब तक के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि वहाँ भगवान राम काफ़ी दिनों तक रहे हैं। उसके बाद घगरा सीतामढ़ी का, और उसी घगरा सीतामढ़ी मंदिर के पास में ही घगरा का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो डॉक्टर वर्मा पुरातत्ववेत्ता के अनुसार 13वीं सदी का मंदिर है और बिना जोड़ का मंदिर है। सबसे बड़ी बात उस मंदिर की ये है कि इस टूटते हुए मंदिर के बारे में प्रशासन का बार बार ध्यान
आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन सिवाय आवाजाही, दूसरी भाषा में कहा जाए, कुछ अधिकारी आए, देखे दाखे और चले गए, लेकिन अब तक कुछ उसको क्रियान्वयन नहीं किया जा सका कि उस मंदिर को हम बचा सकें। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। झाबुआ में 13 तारीख से करवट की ओर नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई। करवट चौकी के पास सारंगी रोड पर बनी सीमेंट की नहर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे करवट की ओर पानी का प्रवाह पूरी तरह रुक गया। माही परियोजना एसडीओ धीरज जामोद ने बताया कि करवट लाइन की नहर टूट गई है और इसे जल्द से जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि इस बार भी जिम्मेदारी निभाने में कहां कमी रह गई। कब तक अधिकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहेंगे और किसानों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में परेशानी में डालेंगे। किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये समस्या हर साल दोहराई जा रही है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। नालचा नगर की प्राचीन टेलन टेकरी स्थित श्री हेमकुंडेश्वर महादेव मंदिर और श्री टनाटन हनुमान जी मंदिर परिसर में 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक 9 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। संत गुरुदेव संत श्री महंत श्री 1008 श्री सर्वेश्वर दास महाराज और महंत श्री 1008 श्री हरगोविंदपुरी महाराज की अनुकंपा से श्री महंत श्री 1008 श्री राजेंद्रपुरी जी महाराज सानिध्य में और श्री राम पालकी के शिष्य महंत 108 श्री प्रेमदास महाराज के मार्गदर्शन में ये महायज्ञ संपन्न होगा। महायज्ञ का शुभारंभ 26 नवंबर को प्रातः 10 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ किया जाएगा, जिसके बाद प्रत्येक दिन 5 हवन कुंडों पर शिव शक्ति और 33 देवी देवताओं को आहुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे, जिससे धार्मिक उल्लास और भक्तिमय वातावरण और बढ़ेगा। मंदिर और यज्ञशाला सहित पूरा परिसर इस दौरान आकर्षण का केंद्र बनेगा और नगर में श्रद्धालुओं के बीच उल्लासपूर्ण वातावरण दिखाई दे रहा है, जिसे पुजारी बजरंग दास जी ने साझा किया है। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मेरदवाल की रिपोर्ट। रीवा जिले में एसआईआर फॉर्म के नाम पर हो रही ठगी की नई घटनाओं ने प्रशासन और पुलिस की चिंता को बढ़ा दिया है। कुछ साइबर ठग निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जाने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर फर्जी फोन कर रहे हैं और लोगों से ओटीपी और अलग अलग डाउनलोड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले को बढ़ने पर रीवा पुलिस ने जनहित में एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। ठग लोगों को कॉल कर एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर ओटीपी मांगते हैं। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए कोई भी ओटीपी देने या ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। एडवाइजरी में बताया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के सत्यापन का नियमित अभियान है और इसमें बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरते हैं। देखिए, जैसा आप सभी की जानकारी में है कि वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रचलन में है, उसमें आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसी जानकारी आई है कि कुछ लोगों ने इसका एसआईआर की प्रक्रिया का फ़ायदा उठा के लोगों से साइबर धोखाधड़ी करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो इसके विषय में मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि उसमें सभी लोग ये ध्यान रखें कि यदि कहीं से कोई ओटीपी आता है और उसके बाद कोई कॉल करके अगर उस ओटीपी को मांगता है कि हम चुनाव आयोग से बोल रहे हैं और हमारा एसआईआर का काम है और आपको ओटीपी आया है और आप इसके लिए हमें अपना ओटीपी भेज दें, तो किसी भी व्यक्ति को कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को कोई ओटीपी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कुछ कहता है तो आप उसमें उसको ये कहिए कि हम अपने बीएलओ से इस विषय में बात करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और जो जानकारी देनी है अपने बीएलओ को ही देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो कहता है कि किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, सपोज़ SIR.APK, जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन में अगर कोई APK की फ़ाइल आपको बोलता है कि ये आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लीजिए, तो किसी तरह की कोई APK फ़ाइल जो है एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल मत करिएगा अपने फ़ोन पे। और तीसरा, किसी भी तरह के अगर कोई मैसेजेस या कोई कॉल या कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं या ईमेल आते हैं और उसमें नाम जो है सरकारी उससे मिलता जुलता हो, तो भी इसके भ्रम में मत आइएगा। और कभी भी आपको लगे तो सबसे पहले अपने बीएलओ से उसके विषय में संपर्क करिए और अगर आपको संदेह होता है या कोई और बात होती है तो आप उसके विषय में अपने निकटवर्ती थाने से भी उसके विषय में आप संपर्क कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? साइबर फ्रॉड के लिए देखिए, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। एक आपका लालच और दूसरा आपका भय। ये दो चीज़ों की वजह से व्यक्ति जो है वो इस फ्रॉड के चक्कर में उलझता है। कई बार वो आपको भय दिखा के करते हैं, जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट और उसके माध्यम से होता है, या फिर आपका खाता बंद कर देंगे या आपका इसमें से चुनाव में से नाम कट जाएगा या कोई इस तरह का यदि आपको डर दिखाता है, तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा, यदि आपको किसी तरह का लालच देता है कि आपका इतना पैसा बढ़ जाएगा, आप इसमें इतना पैसा डालिए, शेयर मार्केट में इतना डालिए, आजकल शेयर मार्केट को लेकर कई जगह जो इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, या आपकी लॉटरी निकली है, या आप इसको धंधे को करना चाहते हैं, इस धंधे में आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कोई भी अगर आपको अप्रत्याशित लाभ से संबंधित अगर कोई लालच दे रहा है, तो जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखिए। कहीं भी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो आपको अचानक ही एक दिन में अमीर बना देगी। तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ों में अपना पैसा मत डालिए और इन्वेस्टमेंट मत करिए, ना उसमें किसी तरह का आप जो है OTP के माध्यम से अपने पैसे किसी खाते से किसी खाते में बिना जानकारी के ट्रांसफ़र मत करिए। जो भी आपको करना है, संबंधित व्यक्ति जो आपके समक्ष में आ जाए, या बैंक में जाके, या अगर कोई संस्थान है उसमें जाके उसको विधिवत देखने के बाद ही आप किसी भी तरह की गतिविधि को करिए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।